अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। आलमी हालात हाज़रा, ईरान अमरीका, ईरान इसराइल, रशिया यूक्रेन, क्या चल रहा है पूरी दुनिया में, तो दिन भर का खुलासा लेकर के आया हूँ। उम्मीद है बगौर समाअत फरमाएंगे। ईरान की बहुत ही शानदार जीत मानी जा रही है और पूरी दुनिया में एक खुशी की भी लहर है, एक इत्मीनान की भी कैफियत है, लेकिन कुछ ख़तरात भी हैं, कुछ अंदेशे भी हैं और बेयकीनी की भी कैफियत है। लेकिन जो फैक्ट है उसी पर आदमी ज़्यादा रिएक्ट करता है। फ्यूचर का अंदेशा जो है वो थोड़ा पीछे रहता है, या फिर ज़्यादा समझदार लोग जो रहते हैं वो उसको कंसीडर करते हैं। तो इतनी बड़ी जीत मिली है ईरान को कि खुद ईरान के सपोर्ट करने वालों को भी हजम नहीं हो पा रहा। और कि ऐसा होगा आगे चल करके, यानी अभी तो समझ जाइए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन हुआ है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही में इतनी सारी बातें हैं कि ऐसा लगता है कि ईरान के सारे मुतालबात पहले ही मान लिए गए। जो जो ईरान को चाहिए था सारी चीज़ें। अब अमेरिका को जो मनवाना है ईरान से, वो बातें 60 दिनों में होंगी और उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं लग रहा है, क्योंकि ईरान पहले ही से इशारा दे चुका था कि ठीक है, जो आपके मुतालबात हैं वो हमारे भी मुतालबात हैं कि हम आपके मान लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में ईरान के जो मुतालबात मान लिए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है, चाहे 30 दिन के बाद हो या 60 दिन के बाद हो या 10 साल के बाद हो, ये मुश्किल लग रहा है। तो वो प्रैक्टिकल होना एक अलग चीज़ है, लेकिन टेबल पे अगर जो है देखा जाए तो ईरान की शानदार जीत हुई है। इस पर वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मुझे भी एक तरह से जो है इत्मीनान की कैफियत है और मैं समझिए कि मतलब खुशी है और समझिए कि ज़हनी सुकून भी है, लेकिन मुझे अंदेशा भी है। और मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेबल पे जीत हुई है, इसकी खुशी है। अब इस पर जो है अमेरिका उसको निभाता है या नहीं निभाता है, नहीं निभाएगा तो और बदनाम होगा, और निभाता है तो फिर ईरान तो बहुत ज़्यादा फलेगा फूलेगा। तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह है कि इसका मतलब यह है कि मैं ईरान से खुश हूँ, तो मैं ईरान से खुश नहीं हूँ। ईरान के पास पैसा आ जाए या गरीबी आ जाए, इससे किसी का जो है मौक़िफ़ का सही होना या गलत होना मेरे नज़दीक नहीं है। हमारे नज़दीक उसूल है। ईरान के सारे फौजी मारे जाते, लेकिन फ़लस्तीन के लिए वो खड़े रहते, हमारे नज़दीक वो कामयाब माने जाते। और अनवर सादात ने जो है 1978 में इसराइल अमेरिका से ज़मीन और पैसा डॉलर खूब लेने के बावजूद जो है मेरे नज़दीक वो घाटे का सौदा वाला रहा। तो इस लिहाज से पैसे का ये सारी चीज़ें उसूली मौक़िफ़ क्या है। जब से ईरान में इनकलाब आया तब से जो है फ़लस्तीन कॉज उनका प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया था। यानी इमाम खुमैनी साहब जैसे ही फ्रांस से आए थे और यहाँ पे इनकलाब को थोड़ा सा ही सहारा दिए, वैसे ही समझिए कि फ़लस्तीन के फ्रीडम फाइटर वगैरह जो उस वक्त थे, यासिर अरफात वगैरह, वो उनसे मिलने आए। अब बड़ी उम्मीद की निगाह से देखे, बहुत उम्मीद की निगाह से। यानी कभी जो है वो पूरी उम्मीद लगाए हुए थे जमाल अब्दुल नासिर से, फिर उसके बाद जो है उसके मरने के बाद जो है पूरी जो उम्मीद लगाए ली शाह फैसल साहब से। अब फिर उनकी शहादत के बाद जो है एक उम्मीद की किरण यहाँ आई कि ईरान में बादशाह जो अमेरिका नवाज था उसको आवाम ने उठा के फेंक दिया और एक इस्लामी इनकलाब आया। तो इनसे उम्मीद थी। तो ये समझ जाइए कि फ़लस्तीन वाले ये 47 साल से एक लिहाज से जो उम्मीद लगाए हुए हैं कि ईरान हमारे लिए कुछ करेगा। जो ताकत में रहता है उसी से उम्मीद रहती है, अब वो ना करे तो वो अलग बात है। तो मेरी क्या कैफियत है? तो एक तरफ साय ऑफ रिलीफ है, लेकिन एक शिकवा भी है, और शुरू दिन से शिकवा है ईरान से।
कि फ़लस्तीन के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो मैं तो बस फ़लस्तीन की निगाह से देखता हूँ। फ़लस्तीन जिस रोज़ आज़ाद होगा उस रोज़ मेरी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। और फ़लस्तीन अगर जो है रोज़ाना उनको जो है टॉर्चर किया जाता है, उनको कत्ल किया जाता है, उनकी ज़मीनें छीनी जाती है, उनके लिए ज़िंदगी का रास्ता तंग किया जाता है, जेलों में उनके साथ जो है गैर इंसानी सलूक होता है, यहाँ तक कि रेप वगैरह की भी खबर आती है, तो मैं क्या खुशी मनाऊंगा। मेरा पूरा जियो पॉलिटिक्स में आने का मकसद ही जो है वो फ़लस्तीन की हिमायत थी। फ़लस्तीन का मामला भी सॉल्व हो जाए, मैं वर्ल्ड करंट अफेयर बनाना भी छोड़ दूँ, मुझे तो ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं है। तो इस लिहाज से फ़लस्तीन का मामले में ज़र्रा बराबर भी इम्प्रूवमेंट नहीं है उन लोगों के लिए। बल्कि जो है ईरान ने जो अभी इसमें मुआहिदा किया है कि इंक्लूडिंग ईरान लेबनान, कि हम लोग एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे, अमेरिका इजराइल जो है ईरान पे हमला नहीं करेगा और हम भी उन पे हमला नहीं करेंगे, और वैसे ही जो है अमेरिका और इजराइल लेबनान पे भी हमला नहीं करेगा और लेबनान भी उन पे हमला नहीं करेगा। ये इंक्लूड है, नाम लेकर के, ऑल फ्रंट इंक्लूडिंग लेबनान। लेकिन देख लीजिए कल ही हमला हो गया फलस्तीन। अब आल फ्रंट में बहुत सारे लोग जो है हुस्न जन रखते हैं, तो कहते हैं कि आल फ्रंट से मुराद जो है गजा भी है, वेस्ट बैंक भी है, फलस्तीन भी है और लेबनान भी है। तो अगर हुस्न जन से काम लें तो कल भी जो है गजा पे हमला कर दिया, 3 लोगों की शहादत हो गई, इंक्लूडिंग लेबनान। तो उस पर जो है रात में इतना बड़ा हमला किया है कि 16 लोगों की शहादत हो गई। तो अब यह है कि ईरान की तरफ से जो है बमबारी शुरू हो जानी चाहिए थी, क्योंकि तो ये रेड लाइन है। लेकिन अभी मजम्मती बयान आए हैं। अब वो मजम्मती बयान ही, क्योंकि वो 300 बिलियन डॉलर में दम बहुत रहता है। तो ये मैं जो है याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने ये मुआहदा किया है, इसको रेड लाइन बनाया है, तो रेड लाइन तो रात टूट गया। तो आप आइए मैदान में। हाँ, ये है कि ठीक है, डिप्लोमेसी से रास्ता निकालना चाहते हैं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन जो बात है वो मैं आप लोगों को याद दिला दे रहा हूँ कि मामला जो है वैसे ही रहेगा कि इसराइल जो है वो लेबनान का जनूबी हिस्सा नहीं छोड़ेगा और ये गाहे बगाहे वो हमला करता ही रहेगा। अब उसमें मामला क्या है कि ये इसराइल और अमेरिका, इसराइल नवाज अमेरिका में जो लोग हैं वो बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही बेचैन हैं, बहुत ही सदमे में हैं। और उनको तो बात ही समझ में नहीं आई है कि आ रही है कि ये डोनाल्ड ट्रंप क्या किया है। ये तो समझ हार नहीं है, सरेंडर है। अब वाकई में ये सरेंडर है। और डोनाल्ड ट्रंप तो डिफेंड कर रहा ईरान का। किसी ने पूछा कि अरे आप तो मिसाइल वगैरह के बारे में कुछ बात ही नहीं किए, तो मिसाइल के बारे में क्या बात कर रहे, दूसरा रखता है तो वो रख लिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो ये देखिए, तो भाई दूसरा एटम बम रखता है तो वो भी रख ले तो क्या हो जाएगा। तो ईरान का डिफेंड कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिरी लिहाज से देखें तो उसे पूछा भी गया, तो कहा कि हम क्या करते बताओ, स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद था और बम मारते जाते, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहता तो महंगाई बढ़ती चली जाती, तो छोटे ममालिक तो रोड पे आ जाते। क्योंकि वो कितना भी बम मारता, वो एटम बम के नीचे जो है कोई भी बम वो सरवाइव कर लेता। तो बम मारते जाते, वहां पे पब्लिक जो है इतने जोश जज्बे में थी कि वो कुर्बानी देने के लिए तैयार थी, और 10 की कुर्बानी देकर के 20 और तैयार हो जाते। तो रिजीम चेंज होने का तो मसला ही नहीं था, दूसरे डायरेक्शन में मामला चला गया था। तो इस लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप को समझ में बात आ गई। और इधर जो है इसराइल भी उनकी बात मान नहीं रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि इसराइल भी कहीं जो है जवान तो नहीं हो गया, हाथ से निकल तो नहीं रहा, किसी काम का तो है नहीं, लेकिन तेवर दिखाता है कि हम ही सुपर पावर। तो इस लिहाज से चलो इसको भी सबक सिखा देते हैं। तो ये सूरत हाल है। अब देखिए आज जुमा को जो है जेडी वेंस को कहाँ आना था, स्विट्जरलैंड आना था, और यहाँ पर जो है फिजिकल जो है दस्तखत होने वाले थे और आगे की बात भी हो जानी थी, जब बैठ जाते तो आगे की बात जेडी वेंस ने कैंसिल कर दिया है। कहा कि अभी टेक्निकल थोड़ा मामला है, अब दस्तखत तो हो ही गए हैं। तो इस लिहाज से क्या
तो वो जो यहाँ पर समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दस्तखत किया था, वो समझ जाइए कि डिजिटल दस्तखत नहीं था, वो प्रैक्टिकल दस्तखत कर दिया। क्या चाहे व्हाइट हाउस में बैठ के दस्तखत करो या वर्साइल पैलेस में दस्तखत करो, बात बराबर ही है। ये हमारे तरफ से दस्तखत हो गया है, उनकी तरफ से दस्तखत आ जाएगा। आइए इस लोग स्विट्जरलैंड में बैठेंगे, एक दूसरे एक्सचेंज कर लेंगे। तो दस्तखत वगैरह प्रैक्टिकल हो गया है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज प्रैक्टिकल खुल गया है, और अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड भी हटा दिया है। अब जहाज़ों का आमद-ओ-रफ्त तो जारी और सारी है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आगे का जो मामला है, पाबंदी हटने का मामला, और एसेट जो फ्रीज है उसको रिलीज करने का मामला, और उसके बाद जो है 300 बिलियन का मामला, तो ये 60 दिनों में बातें होंगी। क्योंकि अमेरिका कहेगा कि आपके जो सारे मुतालबात हैं मिन जुमला तो हम मान ही लिए हैं, अब हमारे जो मुतालबात हैं वो कैसे मानेंगे, वो बताइए। अब ये इनरिच यूरेनियम, ये सब जो टेक्निकल मामला है, साइंसी मामला है, तो इतना हम लोग जानते भी नहीं। तो जो खबर रहा करेगी वही हम बता पाएंगे, बकिया टेक्निकल एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड मामला है और बहुत ही बारीकी से बार्गेन बार्गेन करेंगे वो लोग। लेकिन यह है कि मिन जुमला ऐसा देखने में आ रहा है कि ईरान पहले ही से तैयार था कि भाई एक रीजनेबल मुतालबा करो, तो पहले ही से मैं तैयार हूँ कि एटम बम हम लोग उसूली लिहाज से नहीं बनाएंगे। तो ये मामला है। अब इसमें जो है हुस्ने इत्तेफाक कहिए या सुए इत्तेफाक कहिए, ये मैं थोड़ा बताता हूँ। आज थोड़ी सी बात करेंगे, मतलब मैं आपको और कुछ बात बताता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जुमा को जाने तो लाओ मैं ही साइन कर देता हूँ, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तुम लोग जो है वर्ल्ड लीडरान हैं ही, आ जाओ बैठ जाओ सब लोग, तुम्हारे लोगों की मौजूदगी में मैं साइन कर देता हूँ, चलो। तो समझिए कि वर्साइल पैलेस में डोनाल्ड ट्रंप बैठ करके साइन कर दिया पूरी दुनिया के मीडिया के सामने, और ये हो गया। तो वो समझिए डिजिटल फिजिकल सभी सबसे बड़ा हो गया, क्योंकि मैनुअल मैक्रोन बगल में बैठा हुआ था और दूसरे लोग भी बैठे हुए थे, ताली वाली भी बजी सर। लेकिन ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट है, ये पैलेस ऑफ वर्साइल जो है फ्रांस के अंदर, ये समझिए कि डिफीट को तस्लीम करने के लिए यहाँ पर दस्तखत किए जाते हैं। ये हिस्ट्री में 2 मरतबा हो चुका है, और तीसरी मरतबा जो है समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप कर लिया डिफीट पे साइन। यानी हारी हुई पार्टी को जलील करने के लिए वर्साइल में साइन कराया जाता है। तो अब आप देखिएगा कि हिस्टोरिकल 2 बताता हूँ मैं आपको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी हार गया था, तो मैन तो वही था, तो उसको जो है जर्मनी को कहाँ से लाया गया, जर्मनी को लाया गया और यहाँ पे साइन कराया गया, यही पैलेस में। और उसमें कहा गया कि इतने शराब के जो है वॉर में जो भी नुकसान हुआ है वो तुमको देना पड़ेगा, ज़मीन भी जो है तुमको छोड़नी पड़ेगी, और बहुत सारे कायदे कानून जो है कि इतनी ज़्यादा फौज नहीं रख सकते, या ये नहीं रख सकते, वो नहीं रख सकते, यानी ह्यूमिलिएटिंग जो है टर्म एंड कंडीशन लगा दिया कि ताकि तुम उभर ही ना सको। उसी पर तो हिटलर को गुस्सा आ गया और उसने जो है ये कर लिया। तो ये जो है जर्मनी के जो है वो पॉलिटिशियन वगैरह जो थे वो आकर के साइन कहाँ पे किए थे, तो ये यहीं पे किए थे। तो इसी तरह एक मर्तबा और इसी जो है पैलेस में साइन हुआ था, जो जर्मनी ने फ्रांस के राजा से करवाए थे। इसी वजह से फ्रांस वाले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते, तो जर्मनी वाले को यहाँ बुला करके ह्यूमिलिएट किए, वो बदला लिए। बात समझ में आ रही है? और वो बदला लिए, ये तो समझिए कि 1919 का मामला मैं बताया, या 1921 याद नहीं आ रहा है, 1919 या 1921 में ये मामला हुआ था जर्मनी को यहाँ। लेकिन इससे पहले जर्मनी ने जो है फ्रांस के बादशाह को ह्यूमिलिएट किया था उसी पैलेस में। वो मामला था 1871 का। ऑटोमान बिस्मार्क ने जो है फ्रांस के बादशाह को कहा था साइन कर चलो यहाँ पे। वो कब? जब ऑटोमान बिस्मार्क ने जो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कराया था। 1871 से पहले जर्मनी नाम का कोई मुल्क नहीं था, बस जर्मन जबान थी। बकिया ये सब जो है शुरू में 300 स्टेट्स में जो है ये बिखरे हुए थे, जैसे इंडिया का भी जो है 550 स्टेट में बिखरा हुआ था ना, तो ये लोग भी जो है 300 स्टेट में बिखरे हुए थे।
और इनको होली रोमन एम्पायर कहा जाता था। वो तो फिर समझ जाइए कि इसको थोड़ा सा यूनाइट किया है नेपोलियन बोनापार्ट ने, जब यहाँ पर जो है जंग शुरू करके और इसको जीत लिया था, तो 300 को हटा करके 39 में जो है समेट दिया। फिर यहाँ पर जो है बगावत वगैरह हुई, और फिर 1861-62 में ऑटोमान बिस्मार्क को जो है वजीर आजम बनाया, कैसर विलियम ने बनाया उसको। तब उसने 10-11 साल में जो है पूरे जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, और फिर उसका नाम रखा जर्मनी। तो ये इसके लिए जो है उसको कई जंग लड़नी पड़ी, डेनमार्क से जंग लड़नी पड़ी, ऑस्ट्रिया से जंग लड़नी पड़ी, और सबसे फाइनल बैटल जो जंग लड़नी पड़ी वो फ्रांस से लड़नी पड़ी। तो फ्रांस को हराया और उसी के पैलेस में उसको बुला कर यहाँ पर साइन करो, अब मानो कि जर्मनी एक ताकत है। तब उसने कहा ठीक है मानते हैं। इससे पहले जो है जर्मनी कोई ताकत ही नहीं थी, इससे पहले जो है यूके एक ताकत थी, फ्रांस एक ताकत, स्पेन एक ताकत, पुर्तगाल एक ताकत, नीदरलैंड एक ताकत, डेनमार्क एक ताकत, ये सब। तो यही समझिए कि 1871 के बाद जो है जर्मनी ने कहा कि अब जो है हम भी एक पावर हैं, तुम लोगों को तो हरा दें, तो अब दो हमारा भी हिस्सा दो कॉलोनियल इसमें, अफ्रीका में हमको हिस्सा दो, एशिया में हमको हिस्सा दो, अमेरिका में हिस्सा दो। तो इसीलिए स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका जो है ये ऑटोमान बिस्मार्क ही ने बुलाया था 1884 के लास्ट में, और जो 85 तक चली है, 1885 तक स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका, कि भाई तुम लोग तो पहले से बांट लिए हो और हम एक नई ताकत आए हैं, तो हमारा हिस्सा दो यहाँ पे। और उसी में उसको मन मुताबिक हिस्सा नहीं मिला जर्मनी वालों को, तो फिर उसने कहा कि तुम अगर कॉलोनी में हिस्सा नहीं दोगे तो हम यूरोप ही में हिस्सा तुमसे ले लो। तो ये जर्मनी जो पावरफुल होता चला जा रहा था, और इधर एक इटली भी जो है 1871 में ये भी यूनिफाइड हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ये भी बिखरे हुए थे। ये तो समझिए कि 61 में हो गया था, लेकिन प्रॉपर समझिए कि ये भी 71 में हुआ, 1871 1871। अब ये दो पावर आ गई, इसके वजह से ये लोग घबराए और ये लोग अलायंसेस वगैरह करने शुरू हो गए। तो देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले अलायंसेस वगैरह बहुत नजर आएंगे आपको, कि भाई ये अब एक बड़ी ताकत है, फ्रांस अकेले लड़ा नहीं जीत पाया, तो यूके और फ्रांस ने कहा कि हम दोनों मिल जाते हैं। रशिया ने कहा भाई हमको भी साथ में ले लो, कहा आ जाओ बेटा। तो फिर जो है जर्मनी वालों ने कहा कि तुम लोग नहीं साथ दोगे। 1885 तो समझिए कि सदी खत्म ही होने वाली थी, और 1914 से जो है वो जंग ही छेड़ दिया, पहली जंग अजीम। और उसी का बदला जो है 1871 में जो उसको ह्यूमिलिएटिंग दस्तखत करवाया था वर्साइल पैलेस में, उसी का बदला लिया 1919 में। इसी पैलेस में तुमको आप साइन करना पड़ेगा, हिस्ट्री याद है ना तुमको। तो ये जो है मामला, अब उसी पैलेस में डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया फिर कल के डॉक्यूमेंट्स, परसों के डॉक्यूमेंट्स को। तो सब लोग उसी हिसाब जोड़ रहे हैं कि भाई ये अगर तुमको करना भी था तो वर्साइल पैलेस ही में करना था, व्हाइट हाउस में क्यों नहीं किया करके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को जो है कोई बोल भी नहीं सकता है, अब वो तो अपने अलग ही ताकत के नशे में है। यहाँ पर जो G7 में आया था तो एक बार तो बिल्कुल ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी, सारे लोग बैठे हुए थे, वो लास्ट में आया और कह रहा कि आई एम बॉस। देख, तब ये अगर बॉस हो भी तो ये बोलने की क्या जरूरत है। सारे लीडरान जो है अंदर ही अंदर हंस रहे थे कि क्या है, इसका दिमागी तवाजुन खो गया। लेकिन अभी मामला क्या है कि अमेरिका, ये इसराइल और इसराइल नवाज अमेरिका, उनको तनकीद करने का पूरा दिल कर रहा है, लेकिन तनकीद कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये काम किया है किसने, डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप अग्रेसिव नेचर का आदमी है, जरा से तनकीद किया बेंजामिन नेतन्याहू ने तो जेडी वेंस ने धो दिया है उस एक लिहाज से, कि तुम क्या बात करता है, सारे हथियार हमारे जाते हैं, खाली तू चला देता है तो अपने आप को काबिल समझता है। अगर हम तुम्हारी सपोर्ट करते हैं तो तुमको हमारी बात माननी चाहिए।
अब तेवर देख करके डोनाल्ड ट्रंप का भी तेवर और जेडी वेंस का भी तेवर। तो इजराइल नवाज जो अमेरिका में जो जो भी लोग हैं वो बिल्कुल जो है न आंसू बहा पा रहे हैं न रोक पा रहे हैं। तनकीद करने का दिल कर रहा है लेकिन तनकीद का जज किस पे जाएगा? डोनाल्ड ट्रंप पे जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तनकीद बर्दाश्त करता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल सूरत हाल है इसराइल के लिए भी और अमेरिका इसराइल नवाज अमेरिकन लॉ मेकर के लिए भी। अब वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, देखिए वो लोग कुछ और कर दे ना कर दे, वो अल्लाह बेहतर जानता है। इसराइल इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं है, उसके पे लॉबी बहुत मजबूत है अमेरिका वगैरह में भी। और जॉन एफ कैनेडी भी जो है इसी तरह से जो है, जब इसराइल जो न्यूक्लियर बम बना रहा था ना तो उसको कह रहा था कि हम तुम्हारा चेक करेंगे। तो फिर मतलब जॉन एफ कैनेडी जो है अल्लाह को प्यारा हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप भी जो है कहीं उसका वक्त पूरा ना हो गया, ये लास्ट उसका बर्थडे ना था। तो ये देखिए क्या होता है। तो ये तो एक एंगल है। दूसरी बात यह है कि इसको दूसरे एंगल से भी देखते हैं। वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप कोई गेम तो नहीं कर रहा। अब डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग से तो लगता तो नहीं कि वो गेम कर रहा है, लेकिन ये है कि पॉलिटिशियन है और ऐसे ही तो नहीं आ गया है मतलब पॉलिटिक्स में। और दो दो मरतबा सदर, देखिए एक मरतबा कोई बेवकूफ़ बना करके सदर बन सकता है, कंटिन्यूअस जो है दूसरी मरतबा भी बन सकता है, लेकिन एक मरतबा कोई सदर बन जाए फिर बीच में हार जाए अब फिर जो है 4 साल के बाद कम बैक करे तो आपको सलाहियत माननी पड़ेगी। ये बात है। तो ये इस लिहाज से मैं डोनाल्ड ट्रंप को सलाहियतमंद मानता हूँ। यानी स्पीचिंग पावर जो उसका अपना कैडर है उसको संभाले रखा, फिर जो है ये किया, तो सलाहियत तो माननी पड़ेगी। वो समझे कि एड़ा बन के पेड़ा खाता है, पागल है नहीं लेकिन पागल दिखने की कोशिश करता है। ये बात समझ। तो अभी वो ऐसा ह्यूमिलिएटिंग डिफीट क्यों किया हो? एक ये भी बात हो सकती है कि उसके बाद में सच्चाई होगी कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुलाने का। ज्यादा ज्यादा क्या करता, बम मारता रहता, बम मारता रहता, बम मारता रहता। लेकिन ईरान के लोग जो है कुर्बानी बर्दाश्त करने के लिए मूड में लग रहे थे। अब उसका एक ही चाह रहा था कि एटम बम तो वो तो आखिरी बात होती है। तो ये भी बात हो सकती है कि भाई दुनिया को बचाने के लिए हमने समझे कि जिल्लत बर्दाश्त कर लिया, चलो ये बोल सकता हूँ। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये बात में दम भी हो सकती है। लेकिन दूसरी बात ये हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो अपना फायदा देखता है, ये पूरे अगर यह जंग को अगर आप जो है सही से देखे होंगे 28 फरवरी से लेकर अभी तक, तो हमेशा ही ऊट पटांग उसने बयान दिया है, लेकिन उससे फायदा उसका बहुत हुआ है। अब वो कैसे हुआ है? वो स्टेट स्टॉक मार्केट के जरिए से, अपने उसकी एक अलग लॉबी है और फिर जो है एक बयान दिया और स्टॉक मार्केट गिर गया, उससे पैसा कमाया। फिर कोई बयान दिया, मार्केट उठ गया, गिरा उठा। यानी नॉर्मल बयान ना काम करता था ना नॉर्मल बयान देता था कि स्टॉक मार्केट नॉर्मल तरीके से चले। या तो उठा पटक, उसके बयान से उठना उसके बयान से गिरना, और उसमें वो जितना मलाई खाना था खाता था या अपने दोस्तों को खिलवाता था। तो यहाँ पे भी जो है एक लिहाज से सरेंडर पे दस्तखत कर दिया, अचानक सरेंडर कर दिया। तो इससे भी आप देखिए कि तेल की कीमत वगैरह एकदम धड़ाम से गिर रही है। अब इससे भी वो मलाई खा रहा होगा। तो ये तो तारीख बताएगी कि इससे क्या फायदा हुआ था। वाटरलू की जंग में जो है वो जो है गलत खबर उड़ने से कि फ्रांस जीत गया है, तो उससे जो है रॉथशाइल्ड फैमिली वगैरह को क्या फायदा वगैरह हुआ था, वो सब कॉन्स्पिरेसी वगैरह है। तो ये एक तो दो पॉसिबिलिटी मैं बता, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड रियलिटी को फेस करते हुए ह्यूमिलेटिंग को एक्सेप्ट कर लिया, कर लेते हैं और फिर जो है 60 दिन के बाद देखा जाएगा। ये तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही है ना, कुछ थोड़े ना जब परमानेंट सीज फायर पे एग्रीमेंट हो गया छोड़ देंगे, नहीं मानेंगे। और फिर अगर मान भी लिए तो उल्लंघन करने में कितना टाइम लगता है? डोनाल्ड ट्रंप जेसीपीओ इतना मेहनत से लोग बनाए थे और वो आया और 2018 में फाड़ दिया, फेंक दिया, तो उसको कोई ये नहीं है।
तीसरी बात मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये कि ये रशिया का घेराव तो नहीं है। देखिए, चाइना के बारे में मुसल्लम है कि चाइना ने भरपूर मदद की है ईरान की, असलहा वगैरह के ज़रिए से, ख़ास तौर से सेटेलाइट वगैरह का मामला या टेक्निकल जो भी हथियार वगैरह हैं, कुर्बानी तो खुद ईरान वाले ने दिया है, यानी 90% तो उनका अपना ही है, लेकिन कभी कभी क्रिटिकल मामला हो जाता है, आपको इंफॉर्मेशन ही बहुत कामती कीमती हो जाती है। तो इस लिहाज से चाइना तो कुछ ना कुछ मदद किया है। रशिया किया है या नहीं किया है ये बात खुल के नहीं आई, जो बात है क्या भी होगा नहीं भी क्या होगा अंदर की बात है। तो ये लोग जो है रशिया से तो पुरानी दुश्मनी है ही, पहले यूएसएसआर के ज़माने से। बस समझिए कि रशिया से जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक लिहाज से अचानक प्यार है, और ट्विनिंग बैठती है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप में, वरना ये लोग जो है हमेशा के दुश्मन है। इसी वजह से तो आप देखेंगे कि जो है वो नेटो को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, उसके बॉर्डर पर ला करके खड़ा कर दिए हैं पूरी तैयारी वैयारी के साथ। अब यहाँ पर जो 4 साल से जंग चल रही है, अब रशिया जो है सस्टेन किया हुआ, जबकि कमज़ोर हो रहा है, एक एक ममालिक उससे टूट रहे हैं। अभी देखिए आज़रबाईजान का मामला था, आर्मीनिया का मामला था, ये सब उधर जा रहा है, उनका इन्फ्लुएंस जो है कम होते चले जा रहे हैं। फिनलैंड वगैरह नेटो ज्वाइन कर लिया, स्वीडन नेटो ज्वाइन कर लिया, यूक्रेन वगैरह यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, इन्फ्लुएंस तो कम हो रहा। अब यहाँ पर जो है नेक्सस बन रहा किसका, रशिया का, चाइना का और ईरान का। इसके वजह से रशिया जो है थोड़ा सस्टेन कर ले रहा। और मामला क्या है कि रशिया का जो है ऑयल बेच ले रहा है, गैस बेच ले रहा, और इसके लिए खरीदार हैं। तो अब खरीदार में कौन है, चाइना है और इंडिया है, दो ही बायर है। ये दोनों अगर हट जाए तो रशिया चरमरा जाए। तो इंडिया को कहा जाता है कि भाई हमसे दोस्ती है, आपकी दिली ख्वाहिश है कि आप जो है हमारे तरफ आए, करीब हों, लेकिन जंग में तो आप रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं तेल खरीद करके। अब इंडिया कहता है कि ऑप्शन ही नहीं है, ईरान हमारे बगल में है, उस पर भी पाबंदी लगा के बैठे हुए हैं, रशिया है तो उसको भी मना कर रहे थे, हम कहाँ जाए, हम तो खुद जो है बड़ा मुल्क है, तो हमें तो तेल की शदीद ज़रूरत रहती है। तो अब यह है कि ये मुतालबा तो सही है इंडिया का, और ये समझिए कि अमेरिका भी समझता है, तो उसके लिए इंडिया के लिए रास्ता तो नहीं निकाला जा रहा। और दूसरी बात, चाइना, चाइना को भी जो है देखिएगा कि डोरे डाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार G2 G2 G2, यहाँ तक कि वर्साइल पैलेस में जो साइन किया है उसमें भी थैंक्स अदा किया है चाइना का और रशिया का, कि तुमने जो है न्यूट्रल रहने का जो है किरदार अदा किया और ईरान का साथ नहीं दिया, नहीं तो और मुश्किल हो जाता। लेकिन आप देखेंगे कि खुद चाइना गया लाओ लश्कर के साथ, फिर चाइना को बुला रहा है, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी जो 1 to 1 मुलाकात थी तो उसमें कह रहा था कि जो है G2 से शुरू ही किया मामला। तो अब चाइना को अपने फेवर में करना चाह रहा है। तो ये एक, तो चाइना को ऑफर क्या देगा, इंडिया को तो ऑफर दे रहा है। तो चाइना को ऑफर मेरे हिसाब से ये अमेरिका दे रहा है कि चलो हम दोनों एक हो जाते हैं, लड़ने से बेहतर ये लड़ने, दोनों लड़ेंगे पावरफुल, तो बीच वाले ही फ़ायदा उठाएंगे, इन लोगों की अहमियत बढ़ जाएगी, जिसको कोई नहीं पूछता है वो भी जो आंख दिखाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम तुम्हारी ताकत तस्लीम कर लें, तुम हमारी ताकत तस्लीम करो। तो क्या, ये तो वो विन विन सिचुएशन है। रशिया चाइना तो चाहता ही है कि भाई जंग ना हो, तजारत ही के ज़रिए से हेल्दी कंपटीशन करते हैं, लड़ने से क्या फ़ायदा है। वो तो तुम्हारे पास ताकत है तो तुम लड़ना चाहते हो, हमारे पास तो तजारती ताल्लुकात है, हम तो ऐसे ही तुमको पिघला देंगे बर्फ़ की तरह। लेकिन अमेरिका का कहना यह है कि रशिया से तुम दूरी बना लो। तो अब ये चाइना कहता है ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो हमारा जो है ऑल वेदर फ्रेंडशिप है। तो अब यकीनी बात है कि किसी को दूर करने के लिए, किसी को नज़दीक करने के लिए, यानी अमेरिका चाइना को क्या ऑफर दे सकता है कि तुम रशिया से दोस्ती छोड़ो और हमसे दोस्ती करो।
तो वो चाइना भी तो कहेगा कि भाई इसके बदले में मिलेगा क्या हमको। तो चाइना को तो रशिया एक तो बड़ी चीज दे सकता है कि ताइवान के मामले में फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक उभरती हुई जो ताकत है इंडिया, इसको दोनों मिलकर के टैकल कर लेते हैं। ये तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकता है फ्यूचर में, हमारे लिए अभी तो नहीं है, लेकिन विश्व गुरु का ख्वाब तो है इसको दिमाग में। तो इसको जो पहले पनपने ही नहीं देते, इसको पहले ही दबा देते हैं, तो औकात में रहो। ये दोनों काम हम लोग आसान नहीं से कर सकते हैं। और इंडिया को दबाने के लिए तो हम लोग मैदान में भी नहीं उतरना पड़ेगा, अपना जो है चेला ही को जो है पाकिस्तान ही को लगा देंगे, तो ये जो है संभाल लेगा इसको। अब पाकिस्तान थोड़ा सा ऊपर भी आता है तो वो हमारे लिए जो सुपर पावर की चैलेंज के लिए नहीं आ सकता है, लेकिन इंडिया में तो पोटेंशियल है कि जिस तरह से जो है हम लोग जो है चाइना पे ध्यान नहीं दिए तो चाइना जो है एक जो है अजहा बन के खड़ा हो गया। इसी तरह से अगर गफलत में रहे तो इंडिया भी एक जो है अजहा बन जाएगा। पोटेंशियल तो है, वही सारी खूबी है जो चाइना में थे वो इंडिया में, बस लीडरशिप की जो है कमी है। तो यहाँ पर जो है वो गलती नहीं दोहरानी है कि इसको फलने फूलने दिया जाए, इसको पहले फलने से, फूल को खिलने से पहले ही मसल दिया जाए। तो ये जो है अगर ऑफर आता है अमेरिका को कि तुम रशिया के बजाय हमसे दोस्ती करो, इसके बदले में हम तुमको जो तजारत के मौके हैं वो अपने यहाँ मार्केट देंगे, और ये ताइवान के मामले में नज़रअंदाजी का मामला करेंगे, और इंडिया को हम दोनों मिल करके आराम से दबा लेंगे। इसके लिए पाकिस्तान को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देंगे। तो ये फिर जो है अगर तुम बीच में आ जाते हो तो फिर रशिया और इंडिया जो है ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएगा। अब इसमें यह है कि पहले इंडिया को जो है कहा जाएगा कि देखो ईरान का जो मामला कहाँ से आया है, ईरान से अगर दोस्ती नहीं करते हैं तो ये मामला बनता नहीं है। अभी क्या है कि इंडिया पे अब मजीद दबाव डाला जा सकता है। एस जयशंकर बार बार कहते थे कि जो है हमको तो खुद ही जो है अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल खरीदो ताकि मार्केट जो बैलेंस रहे। तो अब यह है कि अमेरिका जो है इंडिया के पास बड़ा मुतालबा लेकर आएगा कि देखो तुम्हारा तेल का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, तुम अब रशिया से तेल खरीदना बंद करो। आधा इंतज़ाम तो हम तुम्हारा वेनेजुएला से करा दिए, और आधा जो है अब तुम जो रशिया से लेते थे वो ईरान से ले सकते हो। ईरान का तेल अच्छा भी है, सस्ता भी है, नज़दीक भी है, यहाँ से लो। तो ये अगर ऑप्शन नहीं खुलता तो इंडिया कैसे लेता। तो ये इंडिया के लिए ऑप्शन दिया है, बोला है कि किसी तरह से तुम रशिया से जो है दूरी बनाओ, और जो तुम्हारी मजबूरी थी वो मजबूरी का सॉल्यूशन हम निकाल दे रहे हैं कि जो लोग भी रशिया से तेल खरीदते थे वो सब ईरान से तेल खरीदें ताकि रशिया को सुखाया जा सके। तो ये मामला जो है इंडिया को रशिया से कैसे दूर किया जाएगा, ईरान को तेल को दे करके, और फिर जो है चाइना को जो है करीब कैसे किया जाएगा रशिया से, वो समझ जाइए कि ताइवान वगैरह का मसला वगैरह दे करके, G2 का मसला वगैरह दे करके। और इसमें आप देखेंगे कि अभी गौर करेंगे कि अभी अभी मैं कल बताया था कि इतना बड़ा डिसीजन हुआ एतमाद में लेने के लिए चाइना को कि 2018 से ही चाइना का मूड खराब था कि ये तुम लोग क्वाड की मीटिंग करते रहते हो, ऑकस की मीटिंग करते रहते हो, और इसकी करते रहते हो, और इसको जो है इंडो पैसिफिक कर दिए, ये जबकि इसका नाम जो है एशिया पैसिफिक था। और अभी आप देखिए लेटेस्ट खबर आई है कि नहीं कि अमेरिका ने कहा कि भाई वो इंडो पैसिफिक है ही नहीं, अब जाने दो, हमारा जो यहाँ पर सबसे बड़ा कमांड है उसका नाम हम सिर्फ पैसिफिक कमांड रखते हैं, इंडो पैसिफिक नहीं। तो ये क्वाड जो है या फिर ऑकस जो है या इंडो पैसिफिक जो है वो सब चाइना को घेरने के लिए था। अब ये डोनाल्ड ट्रम्प ऑफर दे रहा है कि अब तुम्हारा घेरने का मामला ख़त्म, अब सिर्फ हम रशिया को घेरेंगे और अमेरिका को, ये इंडिया को घेरेंगे, ये उभरने ना पाए, और ये इसकी जो बाकियात है उसको तोड़ दिया जाए। इसको अगर तोड़ेंगे तो कम से कम जो है यूरोप वाले भी एहसानमंद रहेंगे। तो ये मामला हो सकता है
क्योंकि अभी आप देखिए कि ये जो नाम चेंज हुआ है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को देखिए, बिल्कुल ही वैल्यू नहीं दे रहा हो, बिल्कुल वैल्यू देखिए। यहाँ पर जो है 3-3 जो है सेलर को मार दिया कि नहीं, 3-3 जहाज डुबा दिया कि नहीं, जबकि यहाँ पर से तो सबका निकल रहा था। लेकिन इंडिया पे बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मुलाकात हुई है तो गर्मजोशी वाली मुलाकात नहीं हुई है, कोई अफसोस वगैरह नहीं। तो वो इंडिया से नाराज़ बहुत है। इंडिया से क्यों नाराज़ है? एक तो ये कि उभरती हुई ताकत है, दूसरा मामला जो है क्रिश्चियनिटी वाला मामला है, कि वो जो एफसीआर वाला मामला है कि क्रिश्चियन लोगों की जो प्रॉपर्टी जो है हड़प करने का जो मंसूबा है, तो उसके वजह से वो जो है उसका दिमाग ख़राब है डोनाल्ड ट्रंप का। मार्को रूबियो जानते हैं कि आया था डायरेक्ट इंडिया, दिल्ली नहीं उतरा, कहाँ कलकत्ता गया मदर टेरेसा के इस पे। वो कितना अहम मामला है। तो इस लिहाज से जो है बहुत ज़्यादा तलखी के, अगर तुम जो है उस बिल को वापस नहीं लेते हो तो फिर तुम्हारे हम ईट सीट बजा देंगे। आई मजहबी जुनून सवार है। रशिया का मामला मैं इसलिए ले रहा हूं कि जिस रोज दस्तखत किया है, अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने दस्तखत किया कि ईरान से हमारी मसालत हो गई, जंग खत्म, और इधर ऐलान होना था यूक्रेन से जो है डॉन समझे कि इसकी ड्रोन की बारिश हो गई है क्लास। 4 साल में इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं किया था तादाद के लिहाज से यूक्रेन में। 1000 के करीब ड्रोन मार दिया, मॉस्को पे मारा है, ऑयल रिफाइनरी पे मारा है। अभी इसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो चल रही है कि इसके जो है रशिया के ऑयल रिफाइनरी को तबाह कर देना, ऑयल कुआं को तबाह कर देना। तो जो भी हमला रहता है तो ये या तो ऑयल रिफाइनरी या ऑयल कुआं इस पे, या फिर दुनिया को खरीदने नहीं देना, उसका अल्टरनेट देना। देखिए वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया किस लिए? कि हम जहां बोलेंगे वहां बेचना है। इंडिया कहा कि तुमको रशिया से चाहिए था, इधर से ले लो। अब ये इतना है ही नहीं जो पूरा कर पाए, तो अब चलो ईरान का रास्ता खोल देते हैं। अब रशिया को अगर ये इसने जो टैकल कर लिया तो फिर ईरान को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये तीनों का जो ट्रायंगल बन जाता है ना, तो मुश्किल हो जाता है, रशिया, चाइना, ईरान। अब ये ट्रैप में ईरान आता है या नहीं आता है, ये वक्त बताएगा। या ये में हमारे जो है ख्याली पुलाव है, ये भी हो सकता है। मैं तो बस सोचने का एक अंदाज देता हूँ कि सोचते रहा कीजिए। क्योंकि एक मामला जो कल देखा मैं, तो उसको जैसे लगा नहीं ऐसा मामला नहीं भी हो सकता है। क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप को भी एहसास है कि हम जंग हारे हैं, लेकिन वो बोलने को क्या बोले। लेकिन पूरा गुस्सा जो है पेट हेग्जिट का, जो है नेटो की मीटिंग चल रही थी, पूरा गुस्सा जो है वो उसके चेहरे पे दिख रहा था, फ्रस्ट्रेशन कि हम हारे हैं। लेकिन गुस्सा किस पे उतार रहा था? यूरोप पे उतार रहा था, नेटो पे उतार रहा था। अका 6 महीना के लिए हम रिव्यू करेंगे, तब जो है हम अब नेटो के बारे में कुछ फैसला करेंगे। ख़ास तौर से जिन लोगों ने हमें जंग में जो है बेस वगैरह नहीं दिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, इन लोगों से तो अलग से निपटेंगे सदर साहब। तो इस वजह से ये नहीं लगता है कि ये इनकी साजिश है मिली जुली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का तो ये भी खन्नास है कि आई एम द बॉस, मैं अकेले सबको देख सकता हूँ। तो इस लिहाज से जो है उसको लगता है कि रशिया को जो है जब तक जो है तोड़ा ना जाए, तब तक जो है ये छोटे छोटे ममालिक को जो है मदद मिलती रहेगी। और रशिया अगर यूक्रेन वाली जंग जीत जाए तो वो हर जगह ही इंटरफेयर करेगा, उसके नेचर में है। चाइना के नेचर में नहीं है। चाइना माली मदद, ये वो तजारत वगैरह, ये जब पॉलिटिकल मदद हो तो फाइटर जेट लेकर के आ जाता है सीरिया में, इसमें उसमें। वो तो अभी फंसा हुआ इस वजह से। तो इसको जो है तोड़ना उसके लिए ज़रूरी है। तो देखिए कि क्या होता है। तो ये मैं सोचा कि जो मेरे जहन में आता है मैं बता देता हूँ। बकिया भाई देखिए, ईरान जीत गया है, इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। लेकिन जब कोई जंग करता है तो हम लोग जो है जो जो उसका एक्शन सही रहता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो गलत रहता है उसको ये करते हैं। और हम लोग का यही काम ही है, तो ये करेंगे भाई। अब जैसे क्रिकेट अगर मैच देख रहे हैं, तो अब जो है विराट कोहली ने सही शॉट खेला नहीं खेला, हम बोल सकते हैं कि गलत शॉट खेला। अब कहेगा भाई विराट कोहली से ज़्यादा तुम जानते हो क्या? भाई ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन एक कमेंटेटर का ये काम ही रहता है कि भाई वो जो देख रहा है वो तो
नो डाउट विराट कोहली हमसे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन हम देख रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सही शॉट खेला, यहाँ पे सही नहीं, यहाँ पे सही फील्डिंग लगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सही बॉलर के इस्तेमाल किया नहीं। उसमें सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो ईरान से तो आप समझिए कि हम लोग जहाँ से पढ़ाई किए हैं वो आप जाइए, तो ईरान से दुश्मनी करने वाला एक बच्चा भी नहीं होगा। हमारा मदरसा जो था वो फ़िरका परस्ती की लानत से बिल्कुल पाक मदरसा था। और हम लोगों के जो है ज़िंदगी में अगर जो है सुन्नियों से लड़ाई किए होंगे तो ज़्यादातर जो है अहले तशय्यो के लिए ही लड़ाई किए होंगे। तो एज सच जो है हम लोग फ़िरका परस्ती को मानते ही नहीं हैं। ईरान के लिए कितने लोगों से लड़ाई किए होंगे, मतलब नज़रियाती लिहाज से कि भाई अहले तशय्यो काफिर नहीं है। तो ये आपको क्या बताया जाए। हाँ, हमको अभी दुश्मनी है। दुश्मनी क्या है? नाराज़गी है, फ्रस्ट्रेशन है, दुख है, झिझलाहट है, गुस्सा है कि फ़लस्तीनियों का साथ नहीं दिया। अभी साथ देने लगे तो अभी हम जो है पलकों पे बैठाने लगेंगे, दुआएं करने लगेंगे। तो हमारा पूरा पॉलिटिक्स जो है मैं बता दिया हूँ, फ़लस्तीनियों के साथ है। फ़लस्तीनियों के लिए जो कुर्बानी दे, हमारे दिल में दिल चीर के अभी आज देखेंगे ना, तो ईरान से ज़्यादा मुझे स्पेन की मोहब्बत है। गर्चे तारीख में कितना ज़ख्म दिया उसने, लेकिन फ़लस्तीनियों के लिए जो उसने किया है। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो साउथ अफ्रीका का, यूरोप में जो प्रोटेस्ट वगैरह करते रहते हैं उनका है। तो वो सब हैं जो फ़लस्तीन के लिए जो कर रहा है उनके लिए मोहब्बत है। मुसलमान लोग तो निराश कर दिए थे, तो इनसे तो नफरत है क्लास से। अभी ठीक है, ये इनको कामयाबी मिल गई है, थोड़ा साय ऑफ रिलीफ भी आया कि कम से कम ठीक है एक मुसलमान मुल्क बच गया, लेकिन मज़ा नहीं है। इतने इतने बच्चे पुकारते रहे, औरतें पुकारती रही, बेगैरती वाला मामला। मुझे जो जो जश्न मना रहे थे तो मुझे तो बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत अफसोस। क्या है मुसलमानों की समझ, गैरत, हमीयत। फ़लस्तीनी बच्चे किस हालत में है गज़ा में, वेस्ट बैंक में, जेलों में। औरतें तो जाने दीजिए, मर्दों के साथ रेप का मामला हो रहा है, और ये लोग जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।